हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज पार्ट 1। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा सा आसविकरण है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। दी images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टेट के साथ नर्मदा रिवर बेसिन नहीं जुड़ता है? विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, राजस्थान। स्पष्टीकरण, नर्मदा रिवर जो है उसका जो उद्गम है वो होता है अमरकंटक रेंज माउंटेन से, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये पांचवी बड़ी नदी है भारत की, जो कि गुजरती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। इसके बाद जाके मिल जाती है ये गल्फ ऑफ कैम्बे में, जिसे हम कई बार खंबात के नाम से भी जानते हैं या गल्फ ऑफ खंबात या खंबाती खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। जो टोटल लेंथ है रिवर की, जहां से शुरू होती है वहां से लेके अरेबियन सी तक, वो 1312 किलोमीटर है या यूं कहें 815 मील है। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके नर्मदा के बारे में, तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और उसके बाद वेस्ट में बहना शुरू करती है। और वेस्ट में हम जानते हैं भारत के जो वाटर बॉडी है वो है अरेबियन सी। यहाँ पे जाके ये समंदर में मिल जाती है। जो भारत की तीन मुख्य वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें से एक है नर्मदा। और ये तीन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और लूनी। ठीक है, अब हम बात करें यदि बेसिन के बारे में, तो बेसिन क्या होता है? बेसिन होता है वाटर फ्लोइंग रीजन ऑफ रिवर, यानी जहां से जो पानी है वो गुजर रहा है वो हो गया आपका बेसिन। तो यहाँ पे जो पानी है वो मुख्यतः तीन स्टेट से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। यदि हम बेसिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नाम और याद रखिएगा, जो होता है हमारा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? वाटर इनफ्लो इन द रिवर, कि जहां से नर्मदा का पानी गुजर रहा है और नर्मदा की सहायक नदियों का पानी उसमें आके मिल रहा है, तो जितना भी वो रीजन होगा वो पूरा हो जाएगा उसका कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बेसिन के मुकाबले, क्योंकि बेसिन केवल मुख्य नदी के पानी को काउंट करता है, लेकिन कैचमेंट एरिया उसकी सहायक नदियों के पानी को भी काउंट करता है। अगला प्रश्न है कि जो इंडस नदी है वो निम्नलिखित में से कहां से निकलती है? विकल्प है हिंदू कुश, हिमालयन, काराकोरम या कैलाश। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, कैलाश रेंज। स्पष्टीकरण, जो इंडस नदी है वो सबसे बड़ी और सबसे
मुख्य नदियों में से एक है पाकिस्तान में, और वहीं पे सबसे मुख्य नदियों में से एक है भारतीय उपमहाद्वीप में। ये निकलती है तिब्बतन प्लेट्यू से मानसरोवर लेक के पास में, और उसके पश्चात ये 3200 किलोमीटर का सफर तय करती है। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है कश्मीर में और उत्तरी इलाकों में। उसके बाद ये उत्तर की तरफ जाके दक्षिण की तरफ मिल जाती है, और जो पूरी लेंथ है कंट्री की उसको फॉलो करती है, और फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती है पाकिस्तान के पोर्ट सिटी कराची में। तो देखिए, हम बात करें इसके बारे में, तो जो तिब्बतन प्लेट्यू है, ये आज के समय आता है आपका चाइना के अंडर। इसी के पास में जो कैलाश रेंज है, वहां से ये नदी निकल रही है। और जो भारत का जे एंड के स्टेट है, उसमें केवल जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम जानते हैं कि 2019 के बाद, या हम कहें 5 अगस्त 2019 के बाद, जे एंड के को दो नई यूटीज में बांट दिया गया था। एक जो है अब जे एंड के है, और एक जो है वो लद्दाख है। ठीक है। तो ये सिर्फ लद्दाख में एंटर होती है, और लद्दाख के बाद ये कश्मीर के जिन भागों से होके गुजरती है, वो भाग भारत में नहीं आते हैं, बल्कि वो फिलहाल के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसे हम पीओके के नाम से भी पुकारते हैं। जो हिस्सा तो भारत का है, लेकिन अभी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। यहां से होके गुजरती है, और उसके बाद जो पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है कराची, जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, उसकी राजधानी और पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में जाके ये अरेबियन सी से मिल जाती है, क्योंकि ये भी वेस्टर्न रिवर है। लेकिन हम इसे भारत की वेस्टर्न रिवर के तौर पे काउंट नहीं करते, क्योंकि फिलहाल जहां से गुजरती है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि अभी के समय भारत के नियंत्रण में नहीं। और इंडस रिवर जो है, ये मुख्य नदी थी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशनों में से एक है। और आज के समय ये सिविलाइजेशन है, इसके जो शहर थे वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ हिस्से भारत में पड़ते हैं और कुछ हिस्से पाकिस्तान में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विकल्प है, महादेव हिल्स जो हैं वो पश्चिम में पड़ती हैं महाकाल हिल्स के। महादेव हिल्स जो हैं वो कर्नाटका प्लेटियो का हिस्सा है। महादेव हिल्स जो हैं वो पूर्व में पड़ती हैं छोटा नागपुर प्लेटियो के। महादेव हिल्स जो हैं वो हिस्सा है अरावली रेंजेस का। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, महादेव हिल्स जो हैं वो पश्चिम में पड़ती हैं महाकाल हिल्स के। स्पष्टीकरण, महादेव हिल्स जो हैं वो रेंज हैं हिल्स की मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में। और ये भारत का जो सतपुरा रेंज है उसका सेंट्रल पार्ट बनाती हैं, और वेस्ट में पड़ती हैं महाकाल हिल्स की। तो देखिए, भारत में जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का ही एक सब डिवीजन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। और सेंट्रल हाईलैंड्स में मुख्यतः दो रेंजेस पड़ते हैं। उत्तर में विंध्याचल रेंज, और इसके ठीक दक्षिण में पड़ती हैं सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज जो है, इसी का हिस्सा है कौन सी? महादेव
हिल्स। और महादेव हिल्स के पूर्व में है मैकाल हिल्स, और मैकाल हिल्स के पश्चिम में है महादेव हिल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय सीमा में उत्तेजित नहीं होती है, भारतीय सीमा से उत्पन्न नहीं होती है? विकल्प है महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या फिर रिवर गंगा। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, ब्रह्मपुत्र। स्पष्टीकरण, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और इसका जो उत्पन्न होता है वो होता है दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में यारलोंग नदी के तौर पे, और ये भारत में नमचा बरवा के पास से एंटर होती है, जो कि आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के बाद इसका जो नाम है वो पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में हम इसको यारलोंग के तौर से पुकारते हैं, और भारत में आने के बाद हम इसे ब्रह्मपुत्र के तौर से पुकारते हैं। और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ये दो नदी मिलके बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम जानते हैं सुंदरबन डेल्टा के नाम से, जो कि भारत के पूर्व में पड़ता है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो कि निम्नलिखित में से किस रेंजेस में पड़ता है? विकल्प है विंध्यान, सतपुड़ा, अरावली या सह्याद्री। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय, समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है यहाँ पे सी, अरावली। स्पष्टीकरण, माउंट आबू एक मशहूर हिल स्टेशन है अरावली रेंज में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और ये पड़ता है पश्चिमी भारत में, और ये बहुत समीप है गुजरात की सीमा के। तो देखिए, यदि हम बात करें अरावली रेंजेस के बारे में, तो ये जो है भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि मुख्यतः राजस्थान से होकर गुजरती है, फिर कुछ हिस्सा हरियाणा के पास से गुजरता है, और कुछ हिस्सा दिल्ली में आता है। यहाँ तक कि जो भारत की राष्ट्रपति भवन और मुख्य जगहें हैं, जो कि पड़ती हैं हमारी रायसेना हिल्स पे, वो भी असल में अरावली हिल्स का ही एक हिस्सा है। और राजस्थान का जो इकलौता एक हिल स्टेशन है वो है माउंट आबू, जो कि अरावली रेंजेस पे ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है? विकल्प है नेपाल, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश।
सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, बांग्लादेश। स्पष्टीकरण। भारत का टोटल जो लैंड बॉर्डर है, वो 15,106 किलोमीटर है। और जो कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर, जिसमें कि हम आइलैंड की जो सीमा है, टेरिटरीज हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जो लेंथ है हमारे लैंड बॉर्डर्स की हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ, वो कुछ इस प्रकार से है। बांग्लादेश के साथ हम 4,096 किलोमीटर का शेयर करते हैं। चाइना के साथ हम 3,488 का शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ हम 3,323 शेयर करते हैं। नेपाल के साथ 1,751 शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ 1,643 शेयर करते हैं। भूटान के साथ 699 शेयर करते हैं। और अफगानिस्तान के साथ 106 शेयर करते हैं। हालांकि जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है वो मुख्यतः पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि हिस्सा तो भारत का ही है लेकिन फिलहाल भारत के नियंत्रण में नहीं है, तो हम इसे जनरली मैप पे नहीं देख पाते। अब हम बात करें इसके बारे में, तो याद रखिएगा, इंडिया वर्सेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया वर्सेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्क क्या है, तो इंडिया जो है वो एक कंट्री है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो असल में 5 कंट्रियों से मिलके बना हुआ है। और ये 5 कंट्री कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। ये 5 जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज, और इंडिया जो है वो इनमें से ही एक कंट्री। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सबसे बड़ी तट रेखा रखता है? विकल्प है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, गुजरात। स्पष्टीकरण। गुजरात जो है वो रणनीतिक तरीके से भारत की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन को शेयर करता है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और फिर आता है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्टेट में से कौन सा स्टेट 3 जगहों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? विकल्प है नागालैंड, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, त्रिपुरा। स्पष्टीकरण। त्रिपुरा एक हिली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि घिरा हुआ है बांग्लादेश से 3 जगहों से, उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में। जो लेंथ है इंटरनेशनल बॉर्डर की बांग्लादेश के साथ में, वो 856 किलोमीटर है। और 84% जो है टोटल बॉर्डर त्रिपुरा का, वो इससे कनेक्टेड है। जो राजधानी है त्रिपुरा की वो अगरतला है। तो देखिए, हम बात करें इसके बारे में, तो त्रिपुरा है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसे हम
सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। अभी सेवन सिस्टर्स कौन कौन से स्टेट्स हैं इन्हें देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये सातों हैं हमारे सेवन सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास सबसे बड़ी तटरेखा है? विकल्प हैं केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, गुजरात। स्पष्टीकरण, गुजरात के पास है सबसे लंबी तटरेखा, जो है 1214 किलोमीटर की, सभी जितने भी स्टेट्स हैं भारत में उनके मुकाबले। तो भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 7500 किलोमीटर की, जिसमें कि हम स्टेट और आइलैंड टेरिटरीज दोनों की कोस्ट लाइंस को इंक्लूड करते हैं। इस 7500 में से गुजरात जो है उसके पास है 1214 किलोमीटर, और गुजरात के बाद जो बाकी दो स्टेट हैं वो हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो फर्स्ट पे आएगा गुजरात, सेकंड पे आएगा आंध्र प्रदेश और तीसरे पे आएगा तमिलनाडु, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइंस में। अगला प्रश्न है, अराकू घाटी जो एक टूरिस्ट रिसोर्ट है वो निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है दक्षिण भारत के? विकल्प हैं मदुरई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मंगलौर। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, विशाखापट्टनम। स्पष्टीकरण, अराकू जो है वो पूर्वी घाट के पास विशाखापट्टनम के पास स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अराकू जो है वहां पे कई सारे खूबसूरत झरने हैं, जैसे कि सांगड़ा वाटरफॉल्स और दुमरीगुड़ा वाटरफॉल्स। विशाखापट्टनम जो है इसी को हम ईस्टर्न कमांड के तौर पे भी जानते हैं, भारतीय नेवी की, और इसको हम कई बार वाइजैक के नाम से भी पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जो कि भूटान से बहती है? विकल्प है अय्यावाड़ी रिवर, चिंडबिन रिवर, वांगचू रिवर, सितोंग रिवर। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, वांगचू रिवर। स्पष्टीकरण, वांगचू रिवर जिसे हम वांगचू रिवर के नाम से भी जानते हैं भूटान में,
एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की, और ट्रांस बाउंड्री नदी है, यानी एक देश से दूसरे देश में भी जाती है। ये बहती है भूटान से, फिर इंडिया और फिर बांग्लादेश में। और अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट जो है भारत की, उसकी सबसे मेन नदियों में से ये एक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एरियाज में से कौन सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया जाता है? विकल्प हैं सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, मध्य प्रदेश। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, वेस्टर्न घाट्स। स्पष्टीकरण, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है भारत में वो मिलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, वेस्टर्न घाट्स में, और समीप हैं किसके, अरेबियन सी के, पेनिनसुलर इंडिया की कोस्ट लाइन में, और ग्रेटर असम रीजन्स में नॉर्थ ईस्ट में। अगला प्रश्न है, सॉइल इरोजन जो है, जो कि पहाड़ों की घाटियों पे होता है, वो किस चीज के द्वारा देखा जा सकता है या किस चीज के द्वारा सही किया जा सकता है? विकल्प है अफॉरेस्टेशन, टेरेस कल्टीवेशन, या फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग, या कॉन्टोर प्लॉइंग। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, टेरेस कल्टीवेशन। स्पष्टीकरण, टेरेस कल्टीवेशन जो मेथड है क्रॉप्स को उगाने का साइड ऑफ हिल्स और माउंटेन्स पे, जिसमें कि प्लांट किया जाता है और ग्रेजुएट किया जाता है टेरेसेस को स्लोप्स के अकॉर्डिंग। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है और इसे काफी इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है मैक्सिमाइज करने के लिए एरेबल एरिया को, जो कि ऐसे टेरेन्स में है जहां पे कि खेती करना बहुत मुश्किल है। सॉइल इरोजन बहुत आसानी से हो जाता है, वाटर लॉस बहुत आसानी से हो। जैसे अगर हम देखें, ये पहाड़ का कोई स्लोप है, तो यहाँ पे अगर खेती करी जाए तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी नीचे जाएगी, और जो भी पानी वगैरह है वो भी बहुत जल्दी नीचे जाएगा। तो ऐसे में हम बात करें अगर टेरेस कल्टीवेशन की, तो वो कुछ इस प्रकार से होती है। यानी कि ये जो जगहें हैं यहाँ पे वो कल्टीवेशन किया जाता है। अब ऐसे में जो मिट्टी है वो भी नहीं बहती और जो पानी है वो भी नहीं बहता। तो टेरेस कल्टीवेशन जो है वो एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है उन जगहों पे खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, जो कि बहुत हार्ड या माउंटेनियस रीजन। अगला प्रश्न है, पेनिनसुलर इंडिया में कौन सी जोनल सॉइल टाइप्स मिलते हैं? विकल्प हैं रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सेलाइन सॉइल, एलुवियल सॉइल। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल। स्पष्टीकरण, रेड और येलो सॉइल जो है भारत में वो लार्जली मिलती है डेक्कन प्लेट्यू में। और इसी के साथ जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ब्लैक सॉइल, या जिसे हम रायगुड़ सॉइल भी कहते हैं, उसके लिए भी बहुत मशहूर है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो कॉटन कल्टीवेशन है
वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगला प्रश्न है कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरियम है सॉइल्स में जो कि चावल उगाने की चीज को बढ़ा देते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, वो कौन से हैं? विकल्प है राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, असेटोबैक्टर, एनाबाइना। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, अजोटोबैक्टर। स्पष्टीकरण। अजोटोबैक्टर एक जीन्स है जो कि मोटाइल होती है, ओवल और स्पेरिकल बैक्टीरियम की शेप में होती है, जिसमें कि थिक वॉल्ड साइट्स होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में कैप्सुलर स्लाइम, जो कि चावल की खेती में काफी ज्यादा मदद करते हैं। अगला प्रश्न है सॉइल इरोजन को निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वारा रोका जा सकता है? विकल्प है बर्ड पॉपुलेशन को बढ़ा के, अफॉरेस्टेशन करके, वेजिटेशन को रिमूव करके, या फिर ओवरग्रेजिंग करके। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, अफॉरेस्टेशन। स्पष्टीकरण। अफॉरेस्टेशन एक ट्री प्लांटेशन है जो कि उन इलाकों पे किया जाता है जहां पे कि पेड़ों को काटा गया है। दो टर्म होते हैं, एक होता है हमारा अफॉरेस्टेशन जिसका मतलब होता है प्लांटिंग न्यू ट्रीज, और दूसरा होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन जो होता है कटिंग डाउन द ट्रीज। अगला प्रश्न है जो ऐश ग्रे सॉइल्स हैं हाई लैटिट्यूड पे कॉनिफॉरस फॉरेस्ट में, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? विकल्प है गे ब्राउन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, टुंड्रा सॉइल, या पॉट सॉल्स। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, पॉट सॉल्स। स्पष्टीकरण। पॉट सॉइल एक सॉइल फॉर्म है जो कि टेम्परेट से कोल्ड मॉइस्ट क्लाइमेट्स में बढ़ती है अंडर कॉनिफॉरस और हेल्थ हीट वेजिटेशन, और ये ऑर्गेनिक मैट है जो कि ग्रे हो जाती है लीच्ड लेयर में। अगला प्रश्न है रेड सॉइल भारत के किस रीजन में मिलती है? विकल्प है ईस्टर्न रीजन में, दक्षिण रीजन में, ईस्टर्न और दक्षिण रीजन में डेक्कन प्लेटियो के, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटियो। स्पष्टीकरण। रेड सॉइल जो है वो भारतीय स्टेट में मिलती है जैसे कि तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटका,
उत्तर पूर्वी आंध्र और कुछ हिस्सों में मिलती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। ये एक कॉम्बिनेशन है रॉक मटेरियल का और इग्निशन पार्ट्स का, रॉक्स के और माउंटेन के। राइट सॉइल जो है उसमें नाइट्रोजीनियस मटेरियल जो होता है वो बहुत कम होता है, फॉस्फेरिक एसिड कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, लेकिन ये रिच होती है किसमें? आयरन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पेड़ के छड़ को या बार को हम कॉन्डिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? विकल्प है सिनामोन, क्लोव, नीम या पाल्म। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, सिनामोन। स्पष्टीकरण। सिनामोन एक स्पाइस है जो कि इनर बाग से मिलती है कुछ पेड़ स्पीशीज की, जैसे कि जैनस सिनामोन। सिनामोन जो है वो मेनली एरोमेटिक कॉन्डिमेंट के तौर पे और फ्लेवरिंग एडिटिव के तौर पे यूज होती है कुजीन्स में, स्वीट में और सैवरी डिशेस में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, स्नैक फूड्स में, चाय में और पारंपरिक खानों में। अगला प्रश्न है जो HYV प्रोग्राम है भारत में उसे हम और किस नाम से पुकारते हैं? विकल्प हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, व्हाइट रेवोल्यूशन या ब्रू रेवोल्यूशन। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। स्पष्टीकरण। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी जो है वो बेस्ड है कंसंट्रेशन पे हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स में सिलेक्टेड वाटर शोर्ड एरियाज में। अगला प्रश्न है वीट, बार्ली, लेमन, ऑरेंज, राई और पेरल मिल्ट निम्नलिखित में से किससे बिलोंग करते हैं? ये सभी सेम प्लांट फैमिली के हैं, दो प्लांट फैमिलीज के हैं, थ्री प्लांट फैमिलीज के हैं या चार प्लांट फैमिलीज? सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है यहाँ पे बी, टू प्लांट फैमिलीज। स्पष्टीकरण। मोस्ट सीरियल्स जैसे कि वीट, राई, राइस, ओट्स, बार्ली, कॉर्न, सोरगम, मिलेट, ग्रीन ब्रिसल ग्रास और पर्ल मिलेट ये सभी बोटेनिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रामिनी के। ऑरेंज और लेमन जो है वो एक सिट्रस फ्रूट्स है। अगला प्रश्न है वो कौन सा प्लांट है जो कि कल्टीवेशन में जाना जाता है डोमेस्टिफिकेशन के लिए? विकल्प है सियोन, कल्टीजन, कल्टीवर या क्लोन। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, कल्टीजन। स्पष्टीकरण। कल्टीजन एक प्लांट है जो कि डेलिबरेटली अल्टर्ड या सिलेक्टेड किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा और रिजल्ट होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। ये एक मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक प्लांट्स है और ज़्यादातर हिस्से जो हैं प्लांट्स और कॉमर्स के वो यूज होते हैं हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री। अगला प्रश्न है जो प्रोग्राम था ऑपरेशन फ्लड वो कंसंट्रेटेड था निम्नलिखित में से किस पे? विकल्प है इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने पे, फ्लड कंट्रोल पे, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने पे या फिर फ्लड ग्रेन्स को
प्रोड्यूस करने या उन्हें बढ़ाने। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन। स्पष्टीकरण, इसे शुरू किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी से 1970s में। जो रिजल्ट था वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनना था मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट्स में। ऑपरेशन फ्लड को हम कई बार व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, केरला फेमस है निम्नलिखित में से किस कल्टीवेशन के लिए? विकल्प हैं कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर या राइस। आपके विकल्प हैं 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1 एंड 4, 1, 2 एंड 3। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, 1, 2 एंड 3। स्पष्टीकरण, केरला जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है कोकोनट, टी, कॉफी, कैश्यू और स्पाइसेस के कल्टीवेशन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट शो करता है क्लोरोफ्लोस डिमॉर्फिज्म को? विकल्प है शुगर केन, शुगर बीट, राइस या बीट। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, शुगर केन। स्पष्टीकरण, शुगर केन जो है वो शो करता है क्लोरोफास्ट डिमॉर्फिज्म को। जो प्रेजेंस है बंडल शीथ के क्लोरोफास्ट के साथ में वो ग्राउंडेटेड है और स्टार्च को लैक करती है। इसी फीचर को हम कहते हैं क्लोरोफास्ट डिमॉर्फिज्म। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।